हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और हमारा 11 नंबर चैप्टर है जिसमें दिया हुआ है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आइए आज हम लोग इंट्रो करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर होता क्या है, मैटर और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है, क्यों इसे डुअल नेचर बताया गया है। किसको बताया गया है पता है? लाइट को बताया गया है। लाइट में क्या होते हैं? दो नेचर होते हैं, एक होता है रेडिएशन का और एक होता है मैटर का। तो मैटर का कब हम लाइट को कहेंगे ये बिहेवियर इसकी मैटर की है और कब कहेंगे हम ये रेडिएशन की है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हमें ये डिफरेंस जानना होगा, मैटर और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है। इसमें रेडिएशन ठीक है, पहले तो हमें जानना होगा मैटर और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है बेटा। मैटर और रेडिएशन में जो डिफरेंस जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हमें अगर डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो हमें पहले डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। बेटा हमें पता है मैटर के पास मास होता है। अगर किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, हमें पता है मोमेंटम के पास क्या होता है बेटा? मास होता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अभी देखो डुअल नेचर में कैसे हम मास और वेलोसिटी को रिलेट करके लाइट को रिलेट करके हम एज अ फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम क्या पता चला, मैटर के पास क्या होना चाहिए? मोमेंटम होना चाहिए। जिस भी पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, जाहिर सी बात है उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास एनर्जी होगी। भाई जिसके पास एनर्जी होगी वही तो ट्रेवल कर सकता है, वही तो मूव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? मास इनटू वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम। देन रेडिएशन के पास क्या हो सकता है बेटा? रेडिएशन का बिहेवियर क्या होता है? रेडिएशन वेव होता है। क्या होता है? इसके पास वेव होता है। वेव लेंथ कह सकते हो, क्या कह सकते हो? वेव लेंथ कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या कह सकते हो? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमें पता ये है जब हम किसी पार्टिकल को, क्या बेटा, किसी पार्टिकल को मूव कराते हैं किसके स्पीड से? इक्वलिटी होनी चाहिए लाइट के स्पीड से। अगर हम किसी पार्टिकल को लाइट के स्पीड से ट्रेवल करा दें तो उसमें वेव नेचर आ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे बाइक को, जो हमारी बाइक होती है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है, 120 किमी पर आवर से आप चला सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा कर लोगे तो ऐसा लगता है वो रोड छोड़ के किनारे जा रही है, किनारे से फिर मतलब एक लहर के जैसा, मतलब एक वेव के जैसा बिहेवियर करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए वाटर है, वाटर के पास मास है और वाटर विजिबल है, हमें दिखती है। बात समझ रहे हो ना? वाटर के पास मास है, वाटर हमें विजिबिलिटी है, दिखती है, और उस पे हम उसमें कोई कंकड़ मार दें तो क्या होता है? देखो मास है, उसकी वेलोसिटी नहीं, उसमें हम उसे वेलोसिटी, इट मींस उसमें हम स्पीड नहीं बना सकते, लेकिन उसमें हम मूवमेंट करा सकते हैं। इट्स मोमेंटम। हमने बताया ना, मूवमेंट करा सकते हैं। जब वो मूवमेंट करता है तो उसकी जो बिहेवियर होती है लाइक दैट वेव की तरह वो ट्रेवल करने लगता है। उसका लेयर वेव की तरह ट्रेवल करने लगता है और हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा उसमें एक लेंथ क्रिएट होती है। जैसे अगर हमने क्या किया कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है जब हम लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। कौन सी लाइट के रे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है पहले इसे मुझे जानना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीन्स ये होता है सेम वेवलेंथ की लाइट, सेम मतलब एक ही वेवलेंथ का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट इतना हो, इसलिए यहाँ से मतलब ट्रफ और ट्रफ में जो भी डिस्टेंस हो वो सेम होना चाहिए, और यही इक्वलिटी जानी चाहिए। इसमें कम बेसी, जैसे यहाँ बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर यहाँ से मतलब जो भी इसकी प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? इक्वलिटी हर एक पॉइंट पर होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल वेव कि लाइट जब हम किसी भी ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट कराएं जहां से क्या हो जाए? इंटरफेरेंस कर जाए, इट मीन्स डिफ्रेक्ट हो जाए, डिफ्रेक्शन जिसे हम कहते हैं ना, इंटरफेरेंस। ठीक है, डिफ्रेक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? जब लाइट का रे, क्या, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट रे किसी भी एक मतलब सिंगल
से पास होकर के डुअल स्लिट पे जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरह से यहाँ हमने पिन होल कर दिया, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट गया, अब ये क्या हुआ, इस तरह से इंक्रीज होने लगा, इस तरह से बढ़ने लगा। अब हम क्या किए, यही सोर्स ऑफ लाइट का जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट 1 है, यहाँ से यह 1 है, इसे हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में खिड़की होती हैं उसमें बहुत सारे मतलब खिड़कियाँ होती हैं, अब यहाँ से वेव गया फिर यहाँ पहुँचा तो यहाँ से आगे 2 वेव बनाने लगा। जब इनका क्रस्ट और ट्रफ एक जगह आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है, और जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता है। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग अभी मैटर और रेडिएशन के बारे में चलते हैं, बहुत आगे की चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इससे ये समझ में आया कि जो हमारा क्या, जो हमारा वेव लेंथ होती है, किसका, जो हमारा वेव लेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब एक किसी भी पर्टिकुलर उसे क्या बोलते हैं आप लोग, इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट ही होती है ना, जब उससे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वहां से पास होती है, पास होने के बाद वो 2 स्लिट से S1 और S2 से आगे बढ़ने लगता है तो उसमें एक फ्रिंज क्रिएट होता है जिसे हम डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। और कब ये फ्रिंज का क्या होना चाहिए, कब डार्क होता है कब ब्राइट होता है, ये हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग मॉडर्न में चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी, हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम, मैटर का मतलब होता है मोमेंटम, मैटर जो मूवमेंट कर सके, m इंटू वी, क्या m इंटू वी, और जिसके पास वेव लेंथ है, हमने अभी बताया किसी भी मैटर की स्पीड लाइट के इक्वल टू कर दिया जाए तो वो वेव के बिहेवियर में शो करने लगता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आता है तो सर इसका कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा रेडिएशन है इसके पास एनर्जी होगी। जी हाँ, इसके पास एनर्जी होगी, और जो हमारा एनर्जी है, ये जो हमारा एनर्जी है दोनों में होती है, दोनों में होती है। दोनों का मतलब मैटर और रेडिएशन दोनों में पाई जाती है। देखो मैटर और रेडिएशन में दोनों में एनर्जी किस तरह से होता है, जैसे हम कह रहे हैं, ठीक, आइए हम लोग देखते हैं आगे। हमने क्या बोला, चलिए हम लोग देखते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। मोबाइल साइलेंट करो, आइए देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा, हमने कहा कि रेडिएशन के पास वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। जिसके पास वेवलेंथ होता है या जिसके पास ट्रेवल करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसके पास ट्रेवल करने की कैपेसिटी होती है, ध्यान से सुनना, जिसके पास ट्रेवल करने की कैपेसिटी होती है तो उसके पास जाहिर सी बात है एनर्जी होती होगी। एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। किस फॉर्म में कंजर्व होता है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो वेव है इसके पास स्पीड होगी, और स्पीड किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो वेव है, वेवलेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, इसके पास स्पीड होनी चाहिए, और वो स्पीड कितना होना चाहिए, c के स्क्वायर, मतलब c के इक्वल टू होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, और वही होता है हमारा एनर्जी, वही होता है हमारा एनर्जी। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब हमने क्या बताया था, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। जब हमारे पास कोई भी यम मास का या मतलब कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो इसमें हम फोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए फोटॉन के बारे में स्टडी करने से पहले हमें पता क्या होना चाहिए, ये जो फोटॉन्स होते हैं या जो मोमेंटम होता है ये मूव करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कौन, फोटॉन। फोटॉन या आप कह सकते हो जो भी पार्टिकल्स है, ऐसा एक आप लोग जानते होंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स एक ऐसा मतलब मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो टू पार्ट्स में डिवीजन न हो सकते, मतलब 2 भागों में न बढ़ सके, उसी को हम एटम्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है हमें एटम्स को मूव कराएं, अगर हम किसमें, लाइट के स्पीड से,
लाइट की स्पीड से जब हम उसे मूव कराते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाए, इट मीन्स वेवलेंथ, वेव के फॉर्म में मूव करने लगता है। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो वेव लेंथ होता है इट मीन्स एनर्जी होती है, जो स्पीड होता है ये किसका होता है, ये होता है फोटान का। एक फोटान होती क्या है, ये कह रहा है कि फोटान क्या होता है। ठीक है, तो फोटान को जानने से पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक में देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में हम लोग फोटान्स के बारे में देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी में बेटा दिया गया है, पेज नंबर 396 पे दिया गया है, ऊपर सबसे 396 पेज नंबर पे ऊपर दिया गया है सबसे। आप लोग देखिए, इसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है, इसका नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटॉन्स। ठीक, उसी में दिया गया है, पीछे आपका 396 नंबर पेज पे ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट दिया गया है, द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, कह रहा है द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर रेडिएशन वी हैव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटॉन्स। आइए देखते हैं हम लोग कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है जो हमारा फोटॉन्स है, पहले तो हमने क्या जाना है, पहले हम लोग जाने हैं कि हमारा जो डुअल नेचर जिसके बारे में बात किया गया, ये कहना क्या चाहता था, ये कहना चाहता था कि जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल हम आपको समझ लो कि हमने आपको एक फ़ोन दे दिया, ठीक है, या एक हम आपको डस्टर दे दी, तो आप देखेंगे डस्टर में पहली बात तो एक बंदे को हमने दे दिया है डस्टर, उसने देखा कि इसमें सर ये काम करता है इरेज करने का, और इसमें काली पट्टी लगी हुई है, ठीक है, और वो है मतलब थोड़ा सा बबल्स टाइप का या फ्लॉफी टाइप का, ठीक, और एक येलो कलर की लकड़ी से बनी हुई है। उसने इसके एक पार्ट को स्टडी कर लिया, ठीक, उसने इसके बारे में मुझे बताया। दूसरे बंदे को हमने दिया, उसने इसकी हाइट भी बताई, इसकी लेंथ भी बताया, ब्रीथ भी बताया, ठीक है, और इसका वेट भी उसने बताया। तो अब आप ये बताइए, जो पहला बताया था क्या वो गलत था क्या? सही था, वो भी सही था, लेकिन उसने उतना ही स्टडी किया था ना, दूसरा ज़्यादा स्टडी किया। तो मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आप ज़्यादा सीखने के लिए ज़्यादा आपको एब्जॉर्वेशन चाहिए। जब तक आपका एब्जॉर्वेशन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा नहीं रहेगा आप नहीं सीख सकते हो, तो आपको सीखना है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया अगर हम नेचर में रेडिएशन और मैटर की दो फॉर्म को देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, क्या हमारे लाइफ में इंटरेक्ट करता है? हाँ करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गाँव में एक गैस का सिलेंडर छोटा सा बांध के साइकिल में लेके आता है और वो शुगर के कॉइन्स डालते हैं उसमें और उसे हीट करके घुमाता है और एक फ्लॉफी बन जाता है जिसे डंडे में लपेट के देते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक है। मीठा उसे हाँ उसे गांव में बुढ़े के बाल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक शुगर का टुकड़ा लेता है, मान लो तो लेता, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि हम मेज़र करते हैं एक लेता है, ठीक है, उसे उसमें डालता है और हीट की एनर्जी देता है गैस से और उसकी स्पीड भी बनाता है। इसके बाद देखो होता क्या, हाँ गोला गोला एक सर्कल रिंग में आ जाता है। क्या हमें उसमें एक चीनी का टुकड़ा दिखता है? नहीं दिखता ना, नहीं दिखता ना। लेकिन था क्या, वो मैटर ही था। मैटर को उसने क्या किया, एनर्जी दे दे करके उसको वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो वेव बन गया, रेडिएशन बन गया। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको आप गैस पे तवा रख दीजिए, ठीक है, अब उसे हीट कराइए। देखिए रेडिएशन और मैटर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल ये है। जब आप तवा रख देंगे हीट हो जाएगी तवा, आप उस पर रोटी रखेंगे, अब उस हीट के एनर्जी को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है रोटी, जिससे वो अच्छे से पकता है और फिर हम उसे पका देते हैं। अगर हम उसी रोटी को डायरेक्ट रख दें चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे डायरेक्ट रख दें, क्या वो पकेगा? नहीं पकेगा, क्योंकि उसका वो जो मैटर है, रोटी जो मैटर है, वो रेडिएशन की एनर्जी से ही पक सकता है, दूसरे से नहीं पक सकता। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे रेडिएशन और मैटर एक कॉम्बो है, एक क्या है, कॉम्बो है इस नेचर का। जैसे आपके मोबाइल में रिंग बजती है, आपके मोबाइल में रिंग बजती है और वो वाइब्रेट करने लगता है,
वाइब्रेट करता है, आपके मोबाइल मतलब डिस्प्लेसमेंट होने लगती है उसमें, उस मूवमेंट करने लगता है। क्या था कि मैं अपने फ़ोन से कॉल किया, अब मेरे फ़ोन से ऐसा क्या निकल के गया आपके फ़ोन में मेरे फ़ोन से ऐसा क्या गया जिससे वो वाइब्रेट करने लगा, उसमें क्या फ्लक्चुएशन होने लगे। अब देखो वर्क करने लगा ना, वो वर्क करने लगा भाई। हम मोबाइल रख देंगे, फ़ोन करते हैं, अगर वाइब्रेशन में है तो अब मूव करने लगता है। अब बताओ मेरे फ़ोन में ऐसा क्या था कि आपके फ़ोन में गया और मूव करने लगा, वो रेडिएशन था। वो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी होती है। हमें पता है जो फोर्स क्रिएट कर सकता है वो मीटर ही हो सकता है ना, जो फोर्स को क्रिएट कर सकता है वो मीटर ही हो सकता है। हमारा फोन रखा हुआ है, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स का होता है पुश और पुल नहीं होता, जिसके कारण वो पुश और पुल हो रहा है वो हमारा फोर्स होता है। अब देखो फोन है, फोन किसके कारण मूव करने लगा, एक एनर्जी गई उसमें और वाइब्रेट करने लगा, वो डिस्टरबेंस होने लगी, तो हमने देखा कि हाँ यार ये तो इस तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, इस तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका मतलब कुछ था जो आकर के उसे हिट किया है ना, धक्का दिया है। तो हमको इस यहाँ से ये पता चला कि हमारे नेचर में रेडिएशन और मैटर का बहुत अच्छा कॉम्बो है, और उनके कॉम्बो से ही हम स्टडी करते हैं, जो कि हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट ही टॉपिक का नाम है। यहाँ पे मीटर और रेडिएशन एनसीईआरटी इसलिए दिया है कि आपको आपके माइंड में इस तरह का एक सजेशन क्रिएट हो, इस तरह का एक मतलब फिनोमेना क्रिएट हो कि आप रेडिएशन और मीटर को अपने मतलब एक एक्चुअली रियल लाइफ में कनेक्ट करें। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा, हमने देखा नेचर और रेडिएशन और मीटर का एक जो कॉम्बो होता है वो हमारे लाइफ में डे टू डे होता रहता है। अब इसमें जो ये वर्क करता है, जो एनर्जी आती है वो फोटान की एनर्जी होती है। वो क्या होती है? फोटान्स होते हैं, फोटान्स। ये फोटान्स होता क्या है और इस फोटान्स के पास कितनी एनर्जी होती है और ये फोटान्स आते कहाँ से हैं? ये आता है सन की लाइट से। जो सन का लाइट होता है उसके पास एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी होता है वो फोटान के पैकेट के होते हैं। क्या होते हैं? फोटान के पैकेट होते हैं। और जो फोटान का पैकेट, जो लाइट आती है हमारे अर्थ तक आती है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। फोटान्स होता क्या है? देखो हुआ क्या, जैसे हम लोग होली के मौसम पे एक छोटा वाला बैलून लेते हैं ना, गुब्बारा, ठीक है, बैलून लेते हैं, उसमें हम कलर डालते हैं। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जब हम उस बैलून को अपने छत से फेंकते हैं, क्या अपने छत से फेंकते हैं, यहाँ नीचे कोई बंदा है, जब तक ये जा करके किसी सरफेस से टकराता नहीं, किसी बंदे के ऊपर गिरता नहीं, तब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। उसका कोई रिएक्शन होता है? नहीं ना होता। अब ये जाएगा, मान लीजिए बीच में यहाँ 2-3 लोग और खड़े हैं, तो इनको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके ऊपर पड़ा ही नहीं है। जिस सरफेस पे जाकर के टकराता है, अब ये टकरा गया, इसको इस आदमी पे जाकर के टकरा गया ये बैलून, ठीक है, ये बैलून इस आदमी पे जाके टकरा गया, तो यहाँ पे जाकर के फूट गया। अब ये फूट गया तो ये कलरफुल हो गया। अब ये कलरफुल हो गया तो इसको कुछ ना कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने इनको मारा ना, इनके ऊपर कलर डाला, तो इनको पता चला, इनको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि इनके पास नहीं रुका। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सर अगर आप कह रहे हो फोटान के पैकेट्स जो होते हैं सन से अर्थ तक आते हैं, ठीक है, तो बीच में जब ये आते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी से टकराते ही नहीं है। जब वो टकराएंगे तब वो हमें दिखेंगे। जैसे जहाज ऊपर चलती है, एरोप्लेन चलता है ना, अब देखो क्या हुआ, जब एरोप्लेन चलता है जो हमारे सन की लाइट होती है एरोप्लेन पे टकराती है, वहां से उसके जो फोटान्स के पैकेट होते हैं वो टूट जाते हैं। अब वो टूट जाते हैं, जो एनर्जी जो हमारे फोटान्स के पैकेट होते हैं उसके पास क्या होता है? उसके पास होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी होती है। और उस एनर्जी के पास वेव होता है, वेवलेंथ आप कह सकते हो, वेवलेंथ। और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है, और उसके पास एनर्जी होती है। जब ये फोटान किसी भी सरफेस से जाकर के टकराता है, ठीक है, देखो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में, पेज नंबर कितना बेटा? 369, पेज नंबर 369, 69 या 96 पे आप लोग देखिएगा। 96 पे पहला क्या दिया गया है, ये कहना क्या चाह रहा है?
आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए दिया गया है पहला पॉइंट, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। क्या? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मेटर रेडिएशन, विथ मेटर रेडिएशन कम्बो बना दिया है यहाँ पे, मेटर और रेडिएशन के कम्बो बना दिया है। वी हैव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन्स। ये कह रहा है जब ये फोटॉन्स क्या होते हैं, जब ये फोटॉन्स किसी भी सरफेस से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, मतलब आकर के जुड़ते हैं या टकराते हैं। बात सुन रहे हो ना? आकर के जुड़ते या टकराते हैं तो उनके पास एक एनर्जी आती है, मतलब इसका इट मीन्स एक सरफेस पे या सीजियम सरफेस, कोई भी सरफेस ले लीजिए, जो हमारा एनर्जी आता है ये फोटॉन्स, ये जो फोटॉन आता है, ये जो हमारा फोटॉन्स होता है। ठीक है, आप लोग एलन का मॉड्यूल 6 में देखेंगे, वहां पे दिया गया है एक फोटॉन क्या होता है। एक फोटॉन होता है बेटा जो हमारा वेवलेंथ होता है, एक कंप्लीट वेवलेंथ, सॉरी थोड़ा छोटा बनाएं, एक कंप्लीट वेवलेंथ मतलब यहाँ से ऐसे चला, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो हमारा एक कंप्लीट वेवलेंथ होता है इसी को हम कहते हैं एक फोटॉन, इसी को हम कहते हैं एक फोटॉन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है और एक बहुत सारे वेवलेंथ हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ था एक वेवलेंथ, जहां पे जाके खत्म होता है उसी को हम कहते हैं एक फोटॉन। अब इसके पास इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी भी है, एनर्जी भी है। ठीक है, एनर्जी भी है, इन सब का जो कॉम्बो होता है। जब अब देखो क्या हुआ, ये फोटॉन इस मेटल सरफेस से आकर के टकराया, ठीक, जब ये टकराता है तो यहाँ पे आकर के फूट जाता है। अब ये फूट जाता है तो कितना एनर्जी इमिट करता है या कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन नाम पड़ा? क्योंकि ये फोटॉन्स आकर के इंटरेक्ट करते हैं, क्या, ये फोटॉन्स आकर के इस मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद एक एनर्जी निकालते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलता है, उस एनर्जी का नाम है एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो इनके पास जब वो फोटॉन्स है, फोटॉन्स में वेव है, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करती है तो वी हैव लाइक, क्या लिखे हो, वी हैव लाइक, we have as if it made a particle, वो जो पार्टिकल की तरह बना हुआ था उसी को हम कहते हैं फोटॉन। अब वो आकर के इंटरेक्ट किया सरफेस से, इंटरेक्ट करने के बाद एनर्जी को इमिट करता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। अब वो यहाँ पे कितना एनर्जी लॉस करता है, कितना एनर्जी लॉस करता है, और इस फोटॉन्स का, इस जो फोटॉन्स था इसका कितना मोमेंटम था, यही हमारा डिसाइड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ठीक है, कितना इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, और कितना इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और कितना इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मोमेंटम। हम लोग अभी पढ़े हैं मोमेंटम के बारे में। क्या पढ़े हैं बेटा मोमेंटम के बारे में? हम लोग अभी पढ़े हैं मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है बेटा एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब आपको पता है एनर्जी किसका, फोटॉन्स का। हमने बताया ना कि जब हमारा मूवमेंट करता है क्या, रेडिएशन या फोटॉन्स, यहाँ पे कौन मूवमेंट करेगा, फोटॉन मूवमेंट करेगा। अब उस फोटॉन के पास क्या होगी, एनर्जी होगी, और उस एनर्जी की वेलोसिटी क्या होगी, c की इक्वलिटी होती है ना। तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं बेटा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू, अभी हम लोग लिखे थे एनर्जी इक्वल टू क्या है, h न्यू डिवाइड बाई c, ये हमारा हो गया मोमेंटम। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं, न्यू लेम्डा, ठीक, न्यू लेम्डा लिखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं मोमेंटम इक्वल टू बेटा h न्यू डिवाइड बाई न्यू लेम्डा, ठीक, न्यू से न्यू कैंसिल, तो यहाँ पे मोमेंटम इक्वल टू h बाई लेम्डा, जो कि आपकी बुक में दिया गया है।
ठीक है, आपके बुक में दिया गया है h/λ। अब इस पे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। देखिए हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ईच फोटान हैज एनर्जी, वो जो फोटान्स होते हैं, ये जो नंबर ऑफ फोटान्स होते हैं। अब देखो ये जो फोटान्स होते हैं ये डिपेंड किस पे होते हैं, ये डिपेंड किस पे होते हैं, तो ये डिपेंड होते हैं इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब आप लोग समझते हो, तीव्रता ना जी। ये डिपेंड्स किस पे होते हैं, ये फोटान्स। सपोज करो कि हम 100 वाट की बल्ब को लगाते हैं, कितना 100 वाट की बल्ब के लाइट को हम क्या करते हैं, 100 वाट की बल्ब लगा देते हैं। अब इससे 100 नंबर ऑफ फोटान्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इस मेटल सरफेस से। ध्यान से सुनना, 100 नंबर ऑफ फोटान्स इस मेटल सरफेस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या 100 नंबर ऑफ फोटान्स जब इस मेटल से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा? नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, क्या उसका कारण है? उसका कॉज ये है कि इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट इसका वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इसका वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इतना ज्यादा होता नहीं है एक्चुअली। हम लोग देखते हैं हमारे बुक में एक चार्ट दिया गया है, आप लोग को अभी हम बताते हैं, उसमें सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है। बेटा वर्क फंक्शन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। मान लीजिए इसका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका वर्क फंक्शन है। यहाँ पे अगर हम 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ फोटान्स मान लीजिए 100 नंबर ऑफ फोटान्स आ रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ये 100 नंबर ऑफ फोटान्स इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो क्या यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा? नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हमारे घर पे, जैसे हम लोग गांव से हैं तो हमारे यहाँ आम का पौधा होता है, तो हमें एक आम को तोड़ना हो ना, तो हमें तो पहले उसको तोड़ने के लिए उसके मतलब उतने साइज या उतना वेट का एक हमें कंकड़ उठाना होगा, ठीक है, या ऐसा पार्ट उठाना होगा, हाँ कह सकते हो, कंकड़ ही कह सकते हो, कंकड़ उठाना होगा जिससे वो टूट जाए। ऐसा तो नहीं तुम छोटा सा ले लो और मारो, वो तो लगेगा ही नहीं, टूटने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है, लेते हैं कि जितने से टूट जाए। तो हम एक बार मारते हैं तो क्या एक बार में टूट जाता है? क्या नहीं टूटता ना। जरूरी ये नहीं है कि हम उसके वो जितने से टूट जाएगा उतना बड़ा हम ले लें, उतना बड़ा ले लो ठीक है, लेकिन उस पर लगना तो चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, उस पर लगना भी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए इस पे क्या हुआ, 100 नंबर ऑफ फोटान्स आ रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो इस मेटल सरफेस पे जहाँ पे वो मैंगोज है उसके जो जैसे मैंगोज है यहाँ पे ऐसे है ना, अब इस पे आकर के लगना तो चाहिए। आप ले लिए कंकड़, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, आपका निशाना भी तो होना चाहिए। अब वो निशाने पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा तभी तो टूटेगा ना। तो यहाँ से ये डिफाइंड होता है कि जो इसका वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, वो डिपेंड्स किस पे करता है, इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कितनी स्पीड से आ रही है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को, ठीक, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप यहाँ पे कह सकते हो करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पे फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल नहीं होता, सिर्फ करंट पे प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इस पर करंट का मतलब, जो हमारा जैसे मान लीजिए हमने 100 वाट की एनर्जी दिया, यहाँ से 100 नंबर ऑफ फोटान्स आए, यहाँ से इंटरेक्ट हुए, तो यहाँ से चाहे 100 नंबर ऑफ 100 फोटान्स दो या 200 फोटान्स दो, जो एनर्जी निकलेगी, एक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। अब आप 200 दे दोगे, या हम आपको मान लीजिए कॉइन दे दिए, 10 कॉइन दे दिए एक एक का, तो एक कॉइन की वैल्यू तो एक ही होगी ना। हमने 20 दे दिया, फिर हमने पूछा कि आपके पास 20 कॉइन्स हैं, उसमें एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। हमने 50 कॉइन्स दे दिए, 50 कॉइन्स में हमने पूछ लिया एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? एक ही रहेगी ना। वो कॉइन नहीं चेंज होने वाले हैं, उसके नंबर्स चेंज होने वाले हैं। ये डिपेंड्स किस पे करता है? ये डिपेंड्स करता है, आप लोग पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में I = NE, क्या था, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग पढ़े होंगे ये सब। एक करंट होता है, एक इस पे नंबर ऑफ फोटान्स जब इस पे पढ़ते हैं, ठीक है।
अब वो कितने एरिया पे, एरिया हमने बताया ना उस एरिया पे पढ़ना चाहिए, उस एरिया पे कितने पढ़ रहे हैं। अब जितना वो निकलेगा कितना उसको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बात समझ में आ रही। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, देखिए ध्यान से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। सपोज करो अब देखो क्या हुआ, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। अब भाई हमने यहाँ पे 100 या 200 वाट के बल्ब को लगाया और उसका कलर येलो रखा, ठीक। अब ये येलो कलर की जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही रहेगी। अगर हमने 300 कर दिया तो कलर तो नहीं ना चेंज किया, कलर नहीं चेंज किया ना, तो कलर पे डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी हमारी कलर पे डिपेंड होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी हमारा इस पे वाट पे डिपेंड होता है, पावर पे, ठीक है। इंटेंसिटी हमारा पावर पे डिपेंड होता है और कलर हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, येलो कलर मेरा वही है, हमने 200 से 300 कर दिया, तो ये जो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स है वो बढ़ गए हैं, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन करंट बढ़ेगी ना। हमने अभी बताया है ना, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो करंट हमारी बढ़ेगी, तो हमारा करंट बढ़ेगा। वो कहाँ से आया था, करंट इक्वल टू NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक। ये यहाँ से आया है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए किस पे, पर एरिया पे। एक ही एरिया पे लगातार आपको कोई मारेगा तो क्या होगी, हीट हो जाएगा तो एनर्जी निकलने लगेगी ना। अब यहाँ से निकलने लगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात आती है, जो इलेक्ट्रॉन है कब तक चलेगा ना, ये कब तक मूव करेगा और किस पॉइंट पे जाकर के इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग फिजिक्स नहीं जानते हैं, ठीक है, या फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, फर्स्ट बार हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सर ये बताइए इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब चलने लगा तो एनर्जी इसकी तो खत्म होने लगेगी। अब वो एनर्जी फिर रिकवर कहाँ से करेगा, तो हम कहते हैं इसे पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको एक ट्यूब में रखते हैं, उसमें एक कैथोड एनोड प्लेट लगाते हैं और उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसमें रियोस्टर को कनेक्ट करते हैं, फिर उसका जो फ्लक्चुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अभी फोटॉन्स के बारे में, और इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है इसमें देखिएगा। दूसरा पार्ट हमारा दिया गया है, एनसीईआरटी से ही पढ़ते रहिए आप लोग। दूसरा पार्ट दिया गया है, ईच फोटॉन है एनर्जी। वो जो फोटॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, कितना उनके पास एनर्जी होती है, H E ठीक। एंड मोमेंटम कितना होता है, P=hν/c, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आइए इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, फर्स्ट नंबर इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल कितना अच्छा दिया गया है। कुछ एग्जांपल दिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमने क्या बताया था, एक ही वेवलेंथ वाले हमने भी मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में आपको बताया है। तो क्या कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। आप कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एग्जाम में अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हो, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी पूछी हो, ओनली फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑप्शन में अगर आपको मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, अगर 10⁻14 है तो वो आंसर करेक्ट है, आप उसी को मारिएगा। इतना समझ लो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पावर होता है फ्रीक्वेंसी में वो 10⁻14 ही होती है, वो 14 में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी 10⁻14 होता है ना फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, वो हमारा एक फोटॉन्स में होती है। तो हमें कहीं भी स्टडी कराया जाएगा तो एक फोटॉन्स के बारे में, और एक फोटॉन्स की ही फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। इसलिए आपको अगर फोटॉन्स के बाद अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर वहाँ पे 10⁻14 हर्ट्ज दिया गया है तो वही ऑप्शन सही है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। आइए, इज प्रोड्यूस बाय अ लेजर, वो कह रहा है कि एक लेजर लाइट से, ठीक है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, चलो क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, आप लोग को एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मान लीजिए हम यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। क्या बेटा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को
हम क्या कराते हैं, इस फोर्स पे इंसिडेंट कराते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट है, ये जो लाइट आ रही है, ये जो फोटॉन्स हैं, क्या ये जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स जो है इनका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, न्यू से। इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कितना दिया गया है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ना, इतने हर्ट्ज का दिया गया है। आगे कह रहा है इज प्रोड्यूस बाय लेजर। मान लीजिए हम लेजर लाइट से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को बना रहे हैं, क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट बनानी है तो हमें लेजर का यूज करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे दिया गया है द पावर इमिटेड ऑफ 2 × 10⁻³ वाट। ये जो पावर इमिट हो रहा है ना, ये जो पावर इमिट हो रहा है कितने का हो रहा है बेटा, 2 × 10⁻³ वाट। हाँ, ये पावर दिया गया है, पावर 2 × 10⁻³ वाट, 3 वाट का पावर दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन द लाइट ऑफ बीम। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी E = बेटा h न्यू ना, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो आंसर, E = एनर्जी पूछ रहा है, प्लांक कांस्टेंट दिया गया है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, हर्ट्ज में दिया गया है, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 ना बेटा, देख लीजिए आप लोग, यही तो दिया है जी हाँ। बस इसी में वैल्यू को पुट करो, 6.63 दिया है। आप लोग 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को रखा जाता है। और ये तो रखनी पड़ती है वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की सीधी। प्लैंक कांस्टेंट की तो जैसे सर 6 रख लिए, 6 × 10⁻34। हाँ, तो भी हो अब जाएगा। इसमें आप रख दीजिए 6.63 या 2 × 10⁻34 इंटू आपका आपका ये क्या दिया गया है, न्यू की वैल्यू दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ना। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो एनर्जी आपकी कितना आ जाएगी बेटा, ये आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 6 जा 36, 36 1 37 की कैरी 1 कैरी 3 और 6 6 जा 37 और 3 39 36 हाँ 39 39.72 × 10⁻20। अब इससे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें ये पता है E = अगर हम इसे 3.9 × 10⁻19 करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है -19 में होती है। तो इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करके हम इसे जूल में लिख सकते हैं, इसे हम जूल में लिख सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये पावर क्यों दिया गया है, ये पावर क्यों दिया गया है। ये पावर इसलिए दिया गया है, उसमें वो पूछेगा, क्या पूछ सकता है बेटा, उसमें ये पूछ सकता है, इसमें दिया गया है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये पावर क्या दिया गया है। अगर सपोज करो क्या, अब सपोज करो कि अगर हम 2 × 10⁻³ वाट के बल्ब पे 3 वाट के बल्ब से हम लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं मोनोक्रोमेटिक बना के, ठीक है। तो ये लाइट रे जब इस मेटल सरफेस पे आएगा तो इससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमने बताया था ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करते हैं किस पे, पावर पे डिपेंड होती है ना। जब हम इसको 200 से 300 कर दिए थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो गए थे, बढ़ गए थे। तो अब वो पूछ रहा है इतने पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन होंगे, अगर उनकी एनर्जी इतनी आ रही है तो ना, इतनी एनर्जी आ गई है तो हम लोग बस इसमें अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन निकालने हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, तो हम लोग इरेज कर दें इसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स = पावर अपन एनर्जी। क्या होता है, पावर अपन एनर्जी। पावर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, पावर हमें दिया गया है 2 × 10⁻³ वाट डिवाइड बाय एनर्जी, अभी हम लोग निकाले हैं 3.9 × 10⁻19। अब ये ऊपर चला जाएगा -19, तो ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, देन इसका हम 2 × 10⁻, बेटा ये 19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, +16 जी, +16 डिवाइड बाई 3.9। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20 × 10⁻, इसे 15 करके इसे 200 बना दो, ठीक है। 200 बना दोगे, यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब आप इसका डिवीजन कराओगे तो कितने टाइम्स जाएगा, डिवीजन कराइए, देखिए
3 नोटिस 3 6 या 5 बार हो जाएगा सर। 6, अच्छा 5 बार, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड जाएंगे किस पे, ए अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट के बल्ब को हम किसी एक लेजर सोर्स द्वारा मेटल सरफेस पे, कौन से मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन कम हो, क्या वर्क फंक्शन कम हो, जैसे सबसे कम किसका है, सीजियम का, कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस मेटल सरफेस पे हम इस लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट का है, इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ से एनर्जी, ये जो फोटॉन्स हैं, कितने फोटॉन्स हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटॉन है, इनकी एनर्जी कितनी है 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल की है। अभी लगातार इस पे पढ़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना लगेंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तब हम उसमें आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे पेज नंबर कितने पे है। सर अगर वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इमिट करानी पड़ेगी। सर वर्क फंक्शन का मतलब क्या है सर, ये समझ वर्क नहीं आया। फंक्शन अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, क्या होता है, ये पेज नंबर हमारा 387 पे दिया गया है, कितना 387 पे 387 पे दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है, ठीक है, देखिए 387 पे इलेक्ट्रॉन इमिशन दिया है ना जी। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ फोटॉन हैं, यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ फोटॉन, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ फोटॉन जब मेटल सरफेस से इंसिडेंट होते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, पहला हम लोग का यही स्टेटमेंट था ना, इंटरैक्ट कर रहा है, जब वो इंटरैक्ट करता है किससे, मेटल रेडिएशन से, किससे, मेटल रेडिएशन। मेटल रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, जो सरफेस है, जो हमारा ऐसा मेटल सरफेस जिसका क्या, जिसका वर्क फंक्शन कम हो, जिसका वर्क फंक्शन कम हो। अब वर्क फंक्शन होती क्या है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन आओ हम लोग थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या कह रहा था, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट के बल्ब के लाइट से जब हमारा नंबर ऑफ फोटॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 15 कितने, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इस पे इंसिडेंट हो रहे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, या इस एक फोटॉन्स की, ये जो इतने फोटॉन्स थे इसमें से एक फोटॉन की एनर्जी कितना था, एक फोटॉन की एनर्जी था 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल था, और लगातार इस मेटल सरफेस में इंसिडेंट होने लगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, कब करता है, जब ये लगातार इस पे आता है, तो इसका वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या दिए 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट के लाइट को देते हैं, तो यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे, सपोज करो इस मेटल सरफेस पे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ना। अब हम यहाँ से 4 फोटॉन्स या 3 फोटॉन्स को इमिट कराते हैं, ध्यान से सुनना। जब हम यहाँ से 1 2 3 नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं इस मेटल सरफेस पे, जिसपे कितने हैं, 1 2 3 4 5 फोटॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो आते हैं इन्हें फोटॉन कहते हैं, जो इस मेटल सरफेस में कंजर्व होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात सुनना रही है, ध्यान से सुनना है। ये 3 नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मेटल सरफेस से आकर के इंटरैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना है। अब ये आए, इससे टकराए, तो मान लीजिए एक तो एक से टकरा गया, दूसरा इससे टकरा गया, तीसरा जो है बाहर निकल गया, ध्यान से सुनना। अब ये 2 टकराए तो 2 ही बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इनका वर्क फंक्शन क्या हुआ, 2 हुआ, आए कितने थे, 3 आए थे, लेकिन 2 ही निकल गए। हाँ, जितने से निकल जाए, जितने से ओ मिनिमम एनर्जी, ठीक है, ओ मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कराता है, इंजेक्ट का मतलब बाहर, इजेक्ट कराता है, इंजेक्ट नहीं इजेक्ट कराता है, बाहर निकालता है। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वर्क करते हैं उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। बात समझ में, यहाँ से 3 थे, 2 ही वर्क किया, एक तो हमारा डिफ्लेक्ट हो गया,
तो हम भाई हमने 2-3 बार कंकड़ मारा, एक आम का टुकड़ा एक से ही टुकड़ा था, तो एक उसका वर्क फंक्शन हो गया, 3 और 4-5 तो नहीं होंगे क्योंकि एक से ही तो टूटा है। तो कहना यही चाहता है कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन निकले 2, तो इसका वर्क फंक्शन 2 हो गया। बात समझ में आई? इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स 3 थे, इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, लेकिन वर्क फंक्शन 2 हो गया। बात समझ में? वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है वही हमारा वर्क फंक्शन होता है। तो इसमें हमें थोड़ी बहुत लिखना भी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन के बारे में आज हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। तो आइए हम लोग पेज नंबर फिर से चलते हैं। कौन सा पेज नंबर? 396 पे ही। तो उसमें 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। उसमें जो सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लिए। सेकेंड पॉइंट हमने देखा है, ठीक है, मोमेंटम तक हमने देखा, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए थर्ड कह रहा है ऑल फोटॉन ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट, जो वो फोटॉन्स की लाइट्स होती हैं, ध्यान से सुनना। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो वो फोटॉन्स, क्या कह रहा है? ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा। इसे रिलेट करते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट। यहाँ पे समझ लो एक फोटॉन्स है, एक फोटॉन्स है ना। बहुत सारे हमने 300 वाट के बल्ब के लाइट को ध्यान से इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं। इसमें बहुत नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। क्या? n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, ध्यान से ना। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इनके पास क्या होगी? इनके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना, क्योंकि कलर हमने चेंज नहीं किया है। जब हम कलर को चेंज करेंगे तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हमने कलर को चेंज नहीं किया, ध्यान से, कलर को चेंज नहीं किया। जब हम कलर को चेंज नहीं करते तो वो जो पर्टिकुलर फोटॉन्स होते हैं उनके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग नहीं होती, एक ही होता है ना, पर्टिकुलर ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर हम यहाँ पे रेड कर दें तब, या पीबी कर दें, पीबी कर देंगे तब, पीबी कर देंगे तो सब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी। अगर ये पीबी मेटल है, ठीक है, अगर ये पीबी मेटल है तो इसमें बहुत नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे और लगातार फूटते रहेंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, ठीक। सबसे कम सीजियम का होता है। बात समझ में? मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो अब कहना है क्या चाह रहा है? ये कहना थर्ड पार्ट चाह रहा है बेटा, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इनके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम न्यू कहते हैं, और कह रहा है और वेवलेंथ, और इनके पास सेम वेवलेंथ भी होता है। हैव द सेम एनर्जी, जिसके कारण इनके पास सेम एनर्जी होता है। E इक्वल टू एच न्यू दिया गया है, और इसे अगर हम लाइट इन सेंस ऑफ लाइट में लेते हैं तो एच सी बाई लेमडा, क्योंकि हमें पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब देखिए आगे क्या दिया गया है? मोमेंटम P इक्वल टू क्या दिया गया है? h बाई लेमडा। मोमेंटम P इक्वल टू h बाई लेमडा। बात समझ में आ रही है ना? कहाँ से आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या? h बाई लेमडा कहाँ से आया? देखो हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है सर जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम हमने अभी बताया है। मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम P इक्वल टू एनर्जी ना बेटा, एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी ना। अब देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी एच सी बाई लेमडा ना बेटा, एच सी बाई लेमडा इंटू सॉरी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सी कैंसिल, तो एच लेमडा बचा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा बचा। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा मोमेंटम हो गया, ठीक। बस यही करना था यहाँ पे। अब आइए आगे क्या दिया गया है? आगे इसमें दिया गया है वाट एवर, जैसा फिर भी वाट एवर, जैसा कि द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मान लीजिए कि हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? बाय इंक्रीजिंग ना, हम उसे इंक्रीज करते हैं।
इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा तो हमें क्या किसको बढ़ाना पड़ेगा? पावर को। हमें पावर को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमें पावर, देखो ध्यान से, हमें अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो हमें पावर चेंज करनी होती है। क्या बेटा? अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ाना हो, इसे इरेज कर देते हैं ध्यान से, अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी हो, इंटेंसिटी को अगर हमें इंक्रीज करना हो तो हमें पावर को इंक्रीज करना होगा। किसको? पावर को इंक्रीज करना होगा। अगर हमें क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो, क्या फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो तो हमें क्या बढ़ाना होगा? उस बल्ब का कलर, हमें कलर को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कलर को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो तो कलर, अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो पावर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक कह रहा है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन वेवलेंथ ना। अगर हमें क्या करना हो, पावर को बढ़ाना हो तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। गिवन वेवलेंथ, देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग द एरिया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम पावर को बढ़ा देंगे, इट मींस इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। किस पे? इस मेटल सरफेस पे क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो क्या उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है करंट को, तो अभी हमने बताया था ना, इंटेंसिटी ठीक है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ेगा। यही स्टेटमेंट कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, जिस एरिया को पढ़ रहा है ना। आगे क्या कर रहा है? विथ ईच फोटॉन्स हैविंग द सेम एनर्जी, सभी फोटॉन्स के पास। देखो यहाँ पे देखिए, जो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, चाहे एक निकले, दो निकले, तीन निकले, चाहे जितने निकले, लेकिन एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ही तो होगा ना। सभी फोटॉन, हम आपको कॉइन दे दें, 10 दे दें, एक की वैल्यू 1 ही रुपया होगी। 20 दे दें तो एक कॉइन की वैल्यू 1 ही रुपया होगी ना। अगर हमने एक एक कॉइन दिया है तो कह रहा है चाहे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट करे, चाहे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट करे, हर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने 200 दे दिया तो जो 100 से निकल रहे थे एनर्जी, उससे ज्यादा जो एनर्जी वो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी डिपेंड किस पे होती है? कलर पे। किस पे? कलर पे। नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड होता है कलर पे। कलर किस पे डिपेंड होता है? फ्रीक्वेंसी पे। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगा, इट मींस कलर चेंज होगा। बात समझ में आ रही? अगर हम पावर को चेंज करेंगे तो करंट को चेंज करेंगे और इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, ना कि एनर्जी को। बात समझ में आई अच्छे से? पूरा लाइन टू लाइन आ रहा है ना समझ में? आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। 10 तब फोटॉन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तब ये क्या कह रहा है? फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है इंडिपेंडेंट होती है, मतलब स्वतंत्र होती है। ये डिपेंड नहीं होती किस पे? इंटेंसिटी पे। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये स्वतंत्र होती है। आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो, एनर्जी नहीं चेंज होने वाला। बात समझ में आया? देखो फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है। फोटॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल्स क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए, इसका न्यूट्रल क्यों दिया गया है, ध्यान से इसे इरेज करें। देखिए, लिखने से ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। हमें सिर्फ सीखना है, लिखना उठना कुछ नहीं है। लिखने का काम तो यार हम लोग को नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है। एक कह रहा है एक मेटल सरफेस है, थोड़ा सा हम इंक डाल दें तो जाओ, वीडियो को पॉज करके इंक डाल दें। चलिए आइए हम लोग फिर से इसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट को देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है ना कि जो हमारे फोटॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे न्यूट्रल होते हैं? तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसका? फोटॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू इक्वल टू क्या बेटा? माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपका ये कहा है फोटॉन्स
आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे न्यूट्रल होते हैं? ये कह रहा है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। जब हम किसी मेटल सरफेस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर हमें क्या कराना हो, इमिट कराना हो, इट मीन्स बाहर निकालना हो, तो हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं जिसमें प्लस चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इट मीन्स यहाँ पे फोटॉन्स हैं, ठीक, या पॉजिट्रॉन कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ से जो फोटॉन्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये आकर के इनसे इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम प्लस भी देते हैं, माइनस यहाँ होता है। तो ये प्लस और माइनस मिल करके क्या बन जाते हैं? ये प्लस और माइनस मिल करके, ये प्लस और माइनस मिल करके ये बन जाते हैं जीरो, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल क्या हुआ? जब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना हो, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हम रे ऑफ लाइट या फोटॉन्स की एनर्जी को देते हैं इस मेटल सरफेस से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ से अगर -5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा तभी तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे +5 चाहिए ना हमें, यहाँ पे हमें +5 चाहिए। अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस मिलके जीरो हो जाएंगे, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। बात समझ में आई अच्छे से? आगे क्या स्टेटमेंट दिया गया है? आगे स्टेटमेंट दिया गया है कि एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि जो हम लोग जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़े हैं उसमें दिया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है? उसमें एक इस तरह का एक्सिस दिया जाता है जिसमें वो ऐसे 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 करके चलता है, और यहाँ पे इस तरह पे इलेक्ट्रिक, इस तरफ पे मैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में ये डिफ्लेक्ट होता रहता है। तो ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, ये फोटॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक हमारा मैग्नेटिक होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वेव ऑफ लाइट में ना। लेकिन फोटॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, फोटॉन्स न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को -5 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना होगा तो आपको +5 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी देनी होगी। मतलब यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देना पड़ेगा, और वो भी प्लस माइनस में रहेगा, तभी इनका क्या होगा? इनका कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और तब ये वर्क करते रहेंगे, तब इनका वर्क फंक्शन बनेगा, फिर इसकी एनर्जी बनेगी, फिर इसका फ्रीक्वेंसी बनेगा, फिर इसकी इंटेंसिटी बनेगी, फिर इसके करंट बनेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ तक इसके बारे में देख लिए हैं। आइए हम लोग इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला क्या बोला है बेटा? हो जाओ थोड़ा सा। आइए फोर्थ वाला दिया गया है, इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन। कह रहा है ये जो फोटॉन्स होते हैं कोलिजन करते हैं। कहाँ पे कोलिजन करते हैं? यहाँ कोलिजन का मतलब टकराना, मतलब टकराना। ये फोटॉन्स क्या करते हैं? इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते हैं। और आगे क्या कह रहा है बेटा? कोलिजन सच एज फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन कोलिजन। ये फोटॉन्स आया ना, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स, ठीक है। और एक कोलिजन किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से, सर्जेजर इलेक्ट्रॉन। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। ये क्या हुआ? टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व हो गया। कैसे? यहाँ से अगर 150 वाट्स का हमने वाट की हमने क्या लिया? लाइट दिया, वहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले 150 निकले। अब सारे आकर के इसमें इंटरेक्ट होने लगे इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ से क्या हुआ? इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो कंजर्व हो गया सब। ये आया, टकराया इसके साथ, तो टकराता है तो मूवमेंट भी करेगा, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोटॉन्स की मास होती है, ठीक है, फोटॉन की मास होती है ना, हमारे बुक में दिया गया है न्यूक्लियाई टॉपिक में, ऊपर सबसे दिया गया है। न्यूक्लियाई चैप्टर आप लोग ओपन करोगे, उसमें ऊपर ही दिया गया है फोटॉन्स का मास, फोटॉन की एनर्जी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन सारे दिए गए हैं। अब वो क्या हुआ? कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स आकर के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करने लगे, टकराने लगे। टकराने के बाद पता चला, क्या पता चला हमें? कि यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। क्या हुआ? यहाँ से इस मेटल सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सारे नंबर ऑफ जो फोटॉन्स थे वो क्या हो गए?
फोटॉन्स जो थे वो कंजर्व हो गए, इसके अंदर कंजर्व हो गए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउएवर फिर भी द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व इन अ कोलिजन, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं क्या होते हैं, कह रहा है कि मे नॉट बी कंजर्व इन अ कोलिजन, कोलिजन होते समय कंजर्व नहीं हुए थे, कोलिजन हुए, कोलिजन होने के बाद इंटरेक्ट जब वो करें, धक्का मुक्की करें, लड़ाई की, उसके बाद इनकी एनर्जी खत्म हो गई, जब एनर्जी खत्म हो गई तब कंजर्व हुए हैं। जब लड़ रहे थे तब तो ये चाह रहे थे हम बाहर निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल पाए और इनका कोलिजन होते होते एनर्जी खत्म हो गई, जिसके कारण वो कंजर्व हो गए। मोमेंटम करना बंद कर देगा फोटॉन तो कंजर्व हो जाएगा। आगे कह रहा है द फोटॉन मे बी एब्जॉर्ब और अ न्यू फोटॉन्स मे बी क्रिएट। अब क्या हुआ, अब ये सारे फोटॉन्स इसमें क्या हो गए, कंजर्व हो गए। अब ये लगातार भाई हमने 200 या 300 वाट की जो बल्ब लिया हुआ है वो लगातार तो आ रहा है ना फोटॉन, लगातार आ रहा है, लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा सिचुएशन बनेगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन आएगी जिससे निकलने लग जाएंगे। मतलब लगातार आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो हिट हो जाएगा ना एक ही पॉइंट पे, तब वो निकलने लगेगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की इमिशन के बारे में देखे हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग फिर से चलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है पेज नंबर 388 पे, 388 पे एक चार्ट दिया गया है, उस पे सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, CaMO, Pb इन सब का वर्क फंक्शन दिया गया है, दिया गया है तो दिया रहेगा क्वेश्चन में वर्क फंक्शन याद करने की आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत हमको लिखना चाहिए। और आप लोग का ये जो पेज नंबर 3 कितने पे दिया हुआ था, 396 जो पेज पे दिया गया था स्टेटमेंट फोटॉन्स का तीन चारों, इसे आप लोग लिखिए और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं थर्मल इमिशन क्या होता है। थर्मल इमिशन क्या होता है, थर्मल इमिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। थर्मल इमिशन का मतलब ये होता है जब हम किसी मेटल सरफेस से, क्या बेटा, अब हम लोग देखते हैं थर्मल इमिशन। देखिए थर्मल इमिशन क्या होता है, तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन ये आपका मिला नहीं क्या, तो किसमें है सर, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टॉपिक है उसी में है, 388 पे, 387 पे थर्मल इमिशन। इसमें इमिशन ऑफ फोटॉन्स के बारे में दिया गया है, हाँ वही, ठीक है, उसी में देखिए थर्मल इमिशन होता है। हाँ देखो कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे, ध्यान से, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ठीक है, अब इसके इक्वलिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कह सकते हो आप, हम देंगे जब इसके इक्वलिटी का, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी 5 6 जो भी रहे। अब जब ये इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट मतलब फोटॉन्स आते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते हैं और इसे यहाँ से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए, मतलब इसे एनोड बोलते, इसे कैथोड बोलते हैं, कैथोड, ठीक है, इसे कैथोड बोलते हैं, इसे एनोड बोलते हैं, एनोड, ठीक। कैथोड से एनोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये लगातार फोटॉन्स इस सरफेस पे पड़ता है और लगातार पड़ने के कारण ये हीट कर देता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, ना, थर्मल का मतलब होता है जब वो थर्मल, थर्मियोनिक इमिशन जिसे बोलते हैं, ये जब फोटॉन्स क्या होते हैं, लगातार किसी एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होते रहते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के एनोड की तरफ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम थर्मल इमिशन कहते हैं। किसका इमिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है। तो इसमें हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन, इट्स या इट इज आल्सो नोन एज थर्मल इमिशन। हम क्या कहते हैं, ये जो थर्मल इलेक्ट्रॉन है, इट इज आल्सो नोन एज, ये हमेशा क्या होंगे, थर्मल इमिशन के बराबर ही होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मतलब इमिशन जिनका होगा, कहाँ से, मेटल सरफेस से। कौन से मेटल सरफेस,
जियो उसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, जैसे सीजीएम का, ठीक है, और बहुत सारे हैं आपके बुक में चार दिया गया है। अब इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि हमारा फोटोन इमिशन दिया गया है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, तो आइए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, एक लाइन हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप लोग देखो दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी पार्ट वाइज दिया गया है, बहुत अच्छी बुक है भाई। दिया गया है वी नो दैट मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल। ये कह रहा है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोई भी मेटल हो उसमें क्या होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पेज नंबर 387 पे देख रहे हो ना। अच्छा, मैं सोचा सर इसमें यहाँ पे भी दिया है ना। हाँ, वो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ, उसके पहले इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन। देखिए कह रहा है वी नो दैट मेटल वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हम जानते हैं कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं, हाँ, जो कि निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी। वो डिपेंड्स होता है किस पे, और रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किस तरह का मेटल है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक, वो उस पे डिपेंड होता है। और इसमें दिया गया है कि आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, सबसे नीचे लाइन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी गेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 वोल्ट सो इज। देखिए कह रहा है, ध्यान से एकदम अच्छे से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ना। अब हम लोग आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान से सुनना। जब हमें किसी कंडक्टर में मान लीजिए इस सर्किट में हमें करंट को फ्लो कराना हो, या आप लोग इस तरह का एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, एक हमारे पास केन है जो ए है, दूसरा केन हमारे पास बी है, ठीक, बीकर ए बीकर बी ना, इन दोनों को हम यहाँ नीचे से कनेक्ट करा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट करा दिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने वाटर लेवल यहाँ तक रखा, इसमें भी वाटर लेवल यहाँ तक रखा, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, ए वाटर्स जो है यहाँ तक, क्या इनका लेवल अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे में नहीं करेंगे, कन्वर्ट होंगे, नहीं क्या जाएंगे, नहीं करेंगे। डिफरेंस नहीं क्या बनाना पड़ेगा, हमें डिफरेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसमें बी वाले में यहाँ तक कर दिए पानी, अब ये क्या हुआ, अब ये वाटर क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। ये जो फ्लो हो रहा है इसे अगर हम लाइक चार्ज ना, अगर हम इसे चार्ज के फॉर्म में ले लें इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी ना। अब देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी होगी तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और कम कर दिया वाटर लेवल, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गई, तो और स्पीड से चलने लगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तेजी से जाएंगे तो और ज्यादा करंट बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन एक कितने स्पीड से जा रहा है, एक कितने स्पीड से जा रहा है, क्या दिया गया है, गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड। अगर हमें इसे एक्सेलरेटेड कराना पड़ेगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब होता है कि इसका लेवल कम करते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस अंतर बढ़ती जाएगी। अब इसे जब हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बनती जाएगी, जब स्पीड बनती जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी क्या कर रहा है इसमें,
electron has been accelerated, the potential difference is 1 volt. So 1 electron is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल ना। अब देखिए इसमें पॉइंट में दिया गया है, बात समझ में आई ना। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इमिशन को स्पीड में बढ़ाना, एक्सीलरेट करना। ठीक है, जब एक्सीलरेट आपको कराना होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। जब आप डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर जाएगा, ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा स्पीड रहेगी। स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ना। तो यहाँ पे स्पीड हमने बढ़ाने के लिए क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर दिया। कम नहीं, ज्यादा कम करोगे तो बढ़ेगा। ठीक, ज्यादा किए हैं तो कम। ठीक, आप इसमें देखिए थर्मियोनिक इमिशन क्या दिया है। पहले आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? चलो हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा व्हेन लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, व्हेन लाइट, when light a suitable frequency, when light a suitable frequency strike a metal surface, strike a metal surface, when light a suitable frequency strike a metal surface, the energy, क्या सर? the energy is absorbed, the energy is absorbed, an electron and if this energy is more than, if this energy is more than, if this energy is more than work function, work function, work function, work function, then electron is ejected out, then electron is ejected out, this type of emission, this type of emission, this type of emission, it's photoelectric emission. This type of emission is photoelectric emission, and the electron which is ejected out, the electron which is ejected out is from photoelectron, it ejected out is from photoelectron. एक बार फिर से मिलाइएगा, when light a suitable frequency, जब क्या, जब suitable, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है when light a suitable frequency, ध्यान से सुनना, जब लाइट ऑफ, ये सोर्स ऑफ लाइट है, जब इसका क्या कह रहा है, when light a suitable frequency, ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, ये क्या होना चाहिए, उतना होना चाहिए। कितना ही कह रहा है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, ये अगर मेटल सरफेस से जाकर के टकराता है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट, जब when a light ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जब ये जाकर के मेटल सरफेस से टकराता है, इंटरेक्ट करता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो ये कह रहा है द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब ये मेटल सरफेस जो है, इसके एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब कह रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड इलेक्ट्रॉन
ये जो आया इसमें मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या किया, इतने फ्रिक्वेंसी को चाहे जितना दिया हो, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहे जितनी भी हो, या एडमिन फ्रिक्वेंसी चाहे जितने हर्ट्ज का हो, ये मेटल सरफेस पे आया, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक, आगे क्या कर रहा है, कह रहा एंड और यदि इफ दिस एनर्जी इज मोर देन, अब वो क्या हुआ, ये जो एनर्जी आया अगर वो एनर्जी ज्यादा हो, किससे, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, कौन से वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, अगर उससे ज्यादा है तो क्या कह रहा है, मोर इज मोर देन वर्क फंक्शन देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। अगर इससे ज्यादा ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देगा, बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा देगा, बाहर निकालेगा। कह रहा है देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, बाहर निकल जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इजेक्टेड आउट दिस टाइप ऑफ इमिशन, इसी टाइप का जो इमिशन इस अंदर हुआ है इस मेटल सरफेस पे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटॉन्स एंड फोटॉन्स इमिशन एंड थर्मियोनिक इमिशन, या फोटो इलेक्ट्रॉन और थर्मो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले रहा है कि आप ये बताइए थर्मो इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, सर इलेक्ट्रॉन कभी किसी भी लेवल पे आप लीजिए, चाहे हीट करके इलेक्ट्रॉन को इमिट कराइए या फिर इलेक्ट्रॉन को लाइट के फ्रिक्वेंसी को दे करके ना, फ्रिक्वेंसी को दो, फिर यहाँ से वो क्या करे, इंटरेक्ट करके लाइट को मतलब इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कराए। ठीक, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, चाहे इसे हीट करके इस मेटल सरफेस से निकाले, चाहे फोटॉन्स की एनर्जी देके बाहर निकाले, कभी इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू कितना होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो किसका डिफरेंस होगा, नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली डिफरेंस ऑफ कलर। क्या चेंज होगा, कलर चेंज होगा, बात समझ में, क्या होगा, कलर चेंज होगा, और या उनके प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, और चाहे आप इसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो आप हीट करके निकालिए, ठीक, या तो आप इसमें क्या करें, फोटॉन से लेंगे, क्या कहते हैं, फोटॉन से निकालें। अब चाहे जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे पड़े, इसकी जो वर्क फंक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का आज का ये टॉपिक खत्म हो रहा है। कौन सा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब हम लोग इसमें करते हैं न्यूमेरिकल एक दो, और फिर उसके बाद यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है एनसीईआरटी में बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कब, जब आपको 30 किलो वोल्ट की क्या दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स एक्स-रे ना, ये कह रहा है कि एक्स-रे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हम एक्स-रे आपको देते हैं जिसकी एनर्जी कितना है, 30 किलो वोल्ट है, क्या 30 किलो वोल्ट है, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये कह रहा है मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। अगर 30 किलो वोल्ट का, क्या 30 किलो वोल्ट की एक्स-रे आपको दिया जाए, ठीक है, तो उसकी क्या वो पूछा है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, वो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू बेटा कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ से एनर्जी डिवाइड बाय प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू न्यू। यहाँ पे 30 किलो वोल्ट दिया गया है, तो 30 किलो वोल्ट को हम किलो वोल्ट में सिर्फ वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट ना बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, वोल्ट में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। एक एनर्जी कितना दिया गया है, एनर्जी आप लोग को यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी क्या, नहीं,
एनर्जी नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, ठीक है, इतना ये दिया तो गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये क्या दिया गया है, एनर्जी दिया गया है कितना 30 किलो वोल्ट में दिया गया है। इसे हम एनर्जी में, इट मींस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम एनर्जी क्या बेटा, मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हमें वोल्ट वाला 30 किलो वोल्ट दिया था, तो हम एनर्जी से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई एच की वैल्यू 6.62 या 3 इंटू 10 टू द पावर -34 ना जी, -34, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16, यहाँ से 0 इसको दे देंगे, 16 3 जा 48, ये हम न्यू निकाल रहे हैं, 48 इंटू 10 टू द पावर ये बेटा 19 मतलब -16 ना जी, -16 डिवाइड बाई ये हमारा कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 18 ऊपर जाएगा प्लस 34, तो यहाँ से इसे माइनस करोगे कितना आएगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बेटा 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। अब देखो इसे 14 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 0 लगा के पॉइंट बनाओगे, या तो आप इतना भी रहने दे सकते हो, लेकिन अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा वहाँ पे 14 ही रखिएगा, तो वहाँ पे उस तरह का वैल्यू का अरेंजमेंट दिया रहेगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। ये कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कब, जब किसी मेटल सरफेस पे एक्स रे कितना 30 किलो वोल्ट का एक्स रे जो एनर्जी है एक्स रे की, उसका 30 किलो वोल्ट आकर के इस मेटल सरफेस से इंसिडेंट होकर के, इंटरेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है, तो इसे कितनी एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी, या इट मींस इस इतने एनर्जी में, इट मींस 30 किलो वोल्ट के एनर्जी में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना, उसी को हमने फाइंड किया है कि 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब ये कह रहा है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो उसके वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर हमें वेवलेंथ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है, यहाँ पे हम कर दें, चलो इसे इरेज कर देते हैं। अगर हमें क्या निकालना हो, वेवलेंथ निकालना हो, तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई, या तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, आप कह सकते हो न्यू इक्वल टू कितना होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। आपको लेमडा पूछा है तो लेमडा यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखी है ना, तो हम यहाँ से लेमडा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, सी मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना, स्पीड ऑफ लाइट इंटू डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है 7.24 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 ऊपर जाएगा -10 हो जाएगा। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे, -10 मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई 7.24 ना। अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.41417 ना, 0.41 इंटू 10 टू द पावर -10 इसे 0.041 अगर लेंगे तो इसे 10 की पावर -9 हो जाएगा। -9 को हम नैनोमीटर में लिख सकते हैं, इतना मीटर हो गया, या तो इसे अब हम लिख सकते हैं 0.041 नैनोमीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया किसका, लैम्डा। कितना, इतना मिनिमम वेवलेंथ इतना होगा। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना आया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आया था
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 7.24 इंटू 10⁻+18 हर्ट्ज का, ये हमारा फ्रिक्वेंसी आया था। इतने फ्रिक्वेंसी में, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में इतना कम वेवलेंथ आएगा, किसमें? 30 किलो वोल्ट में। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, शायद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है, मतलब फाई दिया गया है ना। इसमें दिया गया है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया है कितना, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। ये कह रहा है मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं। फोटॉन्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। और क्या दिया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी अभी इसका बस आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे। ओके बाय।